हाँ भैया, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं, कल हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ हमारे पास में होने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। कुछ अगर हम लॉन्ग पर आ गए तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो ये पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। तो आप इसमें हम पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो रूपम दास आप इधर आ जाइए भैया, नेक्स्ट करना ही है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम है, जो संयुक्त जो राज है, वो ग्रेट ब्रिटेन कब बना था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगर तुमने थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो बेटा कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पता हो, कि ब्रिटेन के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो आपने, तो ब्रिटेन जो है वो यहां पर ब्रिटेन है, ठीक है, यहां पर ब्रिटेन है, यानी यहां पर इंग्लैंड है। ब्रिटेन ना होकर यहां पर क्या है? इंग्लैंड है। और इंग्लैंड ने 1688 के अंदर इंग्लिश की पार्लियामेंट को सीज कर लिया था। इन्होंने पावर अपने अंडर ले ली थी 1688 के अंदर। फिर यहाँ पर स्कॉटलैंड पर इन्होंने कब्जा किया। तो ये स्कॉटलैंड जो यहाँ था, यहाँ पर स्कॉटिश लैंग्वेज बोली जाती थी, और स्कॉटलैंड पर इन्होंने कब्जा किया लगभग 1707 में। कब किया? 1707 में। और इसी को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना है, और इसका नाम है द एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम है? द एक्ट ऑफ यूनियन। यह पूछा जाता है कि दो यूनियन जो कानून है वो कब आया था? 1707 में आया था। मतलब इंग्लैंड का पार्ट बना है स्कॉटलैंड। इंग्लैंड का पार्ट कौन बना है? स्कॉटलैंड बना है, ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है वेल्स, और वेल्स तो अपने आप ही जो है वो पार्ट बन गया था। बट यहाँ पर एक बात पूछी जाती है आयरलैंड की। किसकी पूछी जाती है? आयरलैंड। यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी हुआ करते थे जिसका नाम था वोल्फ टोन। और ये जो वोल्फ टोन है क्रांति कर रहे थे कि हम आजाद करवा देंगे इसको, आयरलैंड को। बट ये आजाद करवाने से फेल हो गया था। इन्होंने 1798 में क्रांति कर दी। बट क्या हुआ, ये क्रांति करने से फेल हो गया था, तो इंग्लैंड ने फिर इनको भी लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप देने का मतलब है कि यहाँ दो तरीके के युद्ध चल रहे थे, एक था कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अंदर जो है वो जो यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो इन अंग्रेजों ने इनका फायदा उठाया। और जो है कैथोलिक लोगों का सपोर्ट किया किसने? इंग्लैंड ने। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो कम पढ़े लिखे थे, और राज किसका होता था? कैथोलिक लोगों का। तो ये दोनों लड़ाई झगड़े हो गए, तो इसको भी इंग्लैंड ने पार्ट बनाया, आयरलैंड को भी वो बनाया 1801 में। कब बनाया? 1801। तो पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि 1707 का कानून आया था, उसके तहत ग्रेट ब्रिटेन बना है, और इसी को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये पूरा का पूरा ब्रिटेन है, इंग्लैंड को हटा दिया जाए। अभी यूके बोलते हो ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, ये नहीं है अब, कि इंग्लैंड अलग हो चुका है ब्रिटेन से। मतलब ये ब्रिटेन है, ऊपर वाले तीनों को मिलाकर, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर हम ब्रिटेन कहते हैं। इन सबको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और ये अलग हो गया अभी, और अभी ये अलग है अंग्रेज। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हो जाएगा। तो एक्ट ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास में कि स्लेज एंड बर एग्रीकल्चर को मणिपुर में क्या कहते हैं बेटा? मणिपुर तो भाई साहब अलग अलग नाम से स्लेज एंड बर्न को अलग अलग जगह पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? झूमिंग एग्रीकल्चर। नाम ध्यान है क्या? झूमिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या नाम है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको कहते हो आप स्थानांतरित कृषि। क्या नाम है? स्थानांतरित कृषि।
स्थानांतरित कृषि। इस स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि पहले तो पेड़ों को कट किया जाता है। क्या किया जाता है? कट किया जाता है, फिर उनको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। बर्न होने के बाद जो राख निकलती है उसको, राख को मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। जो मिट्टी के अंदर मिक्स होने के बाद में जब फिर यहाँ 2-3 साल तक खेती की जाती है, और खेती करने के बाद जब यहाँ फर्टिलिटी कम हो जाती है, उर्वरकता कम हो जाती है, तो ये दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्री। तो इसका स्लेश एंड बर्न क्यों है? पहले कट किया, फिर जलाया, फिर उसको मिक्स किया, और उसके बाद मिक्स करने के बाद खेती की 2-3 साल तक, फिर दूसरी जगह पे क्या हो गई है? शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हो गए। इसीलिए इसको कौन सी कृषि कहते हैं? स्थानांतरित। ये एक पुरानी खेती है, ये आदिम तरीके की प्रिमिटिव खेती है। कौन सी है? प्रिमिटिव, जीवन यापन करने के लिए की जाती है। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूं कि मिल्पा इसको कहा जाता है मेक्सिको में। मिल्पा कहाँ कहा जाता है इसको? मेक्सिको में कहा जाता है। लडांग कहा जाता है इसको। लडांग कहाँ कहा जाता है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। इसको पोडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। पोडू कहाँ कहा जाता है? आंध्रा में। और ये जो पामलू पूछा है, पामलू कहा जाता है इसको मणिपुर में। पामलू, पामलू कहाँ कहा जाता है इसको? मणिपुर में। और राजस्थान का भी पूछ लिया जाएगा इस बार, तो वालरे राजस्थान में कहा जाता है। वालरे कहाँ कहा जाता है इसको? राजस्थान में कहा जाता है ना? हिंदी बोलूंगा बेटा, है ना? तो वालरे कहाँ कहा जाता है? तो डैश वर्क लाया होगा ना? हाँ, डैश वर्क में फिल करता चल। पामलू जो है वो कहाँ पर है? पामलू मणिपुर में, वालरे राजस्थान में, दहिया मध्य प्रदेश में। दहिया कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और कुमारी कहते हैं इसको वेस्टर्न घाट में। कुमारी कहते हैं कहां पर इसको? वेस्टर्न घाट में। पश्चिमी जो घाट है उन घाट में हम इसको कुमारी कहते हैं। खिल कहते हैं इसको हिमालय बेल्ट में। खिल कहते हैं इसको हिमालय बेल्ट में। और इसको रे कहते हैं वियतनाम में। रे कहाँ कहा जाता है इसको? वियतनाम में कहा जाता है। और ब्राजील, ब्राजील तो भाई साहब रोका होता है क्या ब्राजील में? तो शादी होने के बाद पहली बार जब मैडम आने वाली होती है तो उसको रोका कहते हैं। और रोका और ब्राजील रिश्ता है ना कुछ। तो ब्राजील रोका, रे वियतनाम, खिल हिमालय बेल्ट में, है ना? अलग अलग तरीके के नाम है और ये नाम फेमस है। तो स्लेश एंड बर्न का पामलू कहा जाता है मणिपुर में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल पूछ रहा है ये। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पहुंचेगा ब्रो। कौन पहुंचेगा? ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां कौन पहुंचेगा? तो किसी के सुरंग भी खोदनी हो तो कौन खोदेगा? ब्रो। किसी के सुरंग भी खोदनी हो तो कौन खोदेगा? ब्रो। ब्रो जो है उसने एक सबसे लंबी हाईवे टनल सुरंग खोद दी और उसका नाम है अटल टनल। क्या नाम है? अटल टनल। जो अटल टनल है, अटल सुरंग है, वो खोदी है ब्रो ने। किसने खोदी है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा संगठन बल, है ना? सीमा संगठन बल। और ये जो है 9.02 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 9.02 किलोमीटर है। ये है पीर पंजाल रेंज में। कहां पर है ये? पीर पंजाल रेंज में। और ये लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ती है। लाहौल स्पीति को किससे जोड़ती है? मनाली से जोड़ने का काम करती है अटल टनल। और अटल टनल वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल। हाईवे टनल मतलब सड़क पर है ये सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग।
क्यों? क्योंकि 6 महीने जम्मू का कश्मीर से लिंक छूट जाता है, तो उस टाइम पे बर्फबारी के नीचे वो पहाड़ को काट कर बनाई गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर 6 महीने जो है बर्फ रहती है, तो बर्फ को पूरे साल कनेक्टिविटी पाने के लिए ये अल्टर टनल जो है वो खोली गई। और किसने खोली? ब्रो ने खोली। ब्रो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रो जो है, देखो ब्रो भी, ब्रो ऐसे लिखना, ब्रो कैसे लिखोगे? ऐसे, और ये बना है ऐसे, देखो ऐसे। 1960 दिख रहा है क्या? ब्रो कब बना है? 1960 में। दिख रहा है ना B460? ब्रो कब बना है? और ब्रो कहां पहुंच जाएगा? बॉर्डर पर, रेगिस्तान में, चाइना की बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की बॉर्डर पर, वहां सब जगह पर रोड बनानी हो तो कौन बनाएगा? सीमा सुरक्षा, है ना, सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई साहब डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा थोड़ी कि सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा यार। जिन जो लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है वो लोग राज करेंगे क्या? अरे लोकतंत्र है भाई साहब, लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप, लोकतंत्र की, किसकी? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि आपको जो जो लोग ज्यादा है तो वो राज करेंगे, नहीं, ऐसा होता है क्या? ये एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें लोग अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं। लोग अपने लीडर को, अपने नेता को चुनने का वहां के लोगों को अधिकार होता है, तो उसको हम कहते हैं लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी लोगों की सरकार है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। यही तो अब्राहम लिंकन की बात है। तो डेमोक्रेसी लोगों के लिए चुनी गई सरकार क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट देयर लीडर, इलेक्ट देयर लीडर, अपने नेता को चुनने का अधिकार किसका है? कहते हैं ना, बहरी है, गूंगी है, गहली है, कैसी भी है, मे बी लेस इफिशिएंट, मे बी स्लो, बट पीपल्स ओवन गवर्नमेंट, पीपल्स ओवन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की सरकार है भाई साहब, लेजिटिमेट है। तो ये हमेशा मेजोरिटी से नहीं चलती है, ये मेजोरिटी, रूल बाय मेजोरिटी चलती है। कैसे चलती है? देखो मेजोरिटी रूल अलग होता है, रूल बाय मेजोरिटी अलग होता है बेटा। सुनना, बहुमत की सरकार होती है ये, आपको 2/3 बहुमत मेजोरिटी मिलनी चाहिए लोकसभा में, 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए राज्यसभा में, तब जाकर राष्ट्रपति साइन करेगा ना, राष्ट्रपति तब जाकर साइन करेगा। अगर आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किसने उठाया? अभी अमेरिका ने, याद करो, वो लादेन की तरह ही उठाकर उसके घर से लेकर गया। डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी दी थी वहां के किसी व्यक्ति ने, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया कल रात को। तो भाई साहब ये डेमोक्रेसी में होता है क्या? तो चाइना अभी बोल भी रहा है कि ये अच्छी बातें नहीं है, आप एक पावरफुल होने का मिसयूज कर रहे हो, पावर का क्या कर रहे हो आप? मिसयूज कर रहे हो। इसको कहते हो आप वीटो पावर, जानता है कोई? विशेषाधिकार। वीटो पावर को क्या बोलते हो आप? विशेषाधिकार। किसी के डिसीजन को चेंज करने की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? वीटो पावर, है ना, विशेषाधिकार। एक ऐसे अधिकार जो किसी के निर्णय को ही चेंज कर दे, उनको हम कहते हैं वीटो पावर। क्या कहते हैं? वीटो पावर। पर जो वीटो पावर है वो किसके पास थी? अभी अमेरिका के पास, इसीलिए वो अपनी मर्जी चला लेता। और हमने एक चीज पढ़ी है कि क्रूड ऑयल जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पढ़ा है ना? तेल, तेल बनने में समय लगता है, नहीं लगता? तेल बनने में अगर समय लगता है तो अमेरिका के पास तो 10 सालों का ही तेल बचा है। पहले ही चैप्टर में पढ़ा है ना कि नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय है, अमेरिका के पास तो 10 सालों का ही तेल बचा है। पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में कितना तेल बचा है? 50 सालों का तेल बचा है। अगर अमेरिका ऐसे ही तेल, अगर हम इसी रेट से तेल को यूज करते रहे तो आने वाले समय में तेल बचेगा ही नहीं। अमेरिका पैसे के बल पर सब पर कब्जा कर लेगा क्या? करेगा ना।
जैसे उसने स्टार्ट कर दिया वेनेजुएला, तो ये तो राष्ट्रपति को बोला धमकी देना तो एक मोहरा है, वरना मेन एम पता है उसका क्या है? उसके पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेल के भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में। तो वो तेल के भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। उसको पता है कि अगर मेरे पास तेल नहीं हुआ तो मैं भूखे मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास तेल खत्म हो रहा है। तो इसीलिए वो अभी से फ्यूचर की सोच कर तेल के जो रिजर्व है उन पर कब्जा करना चाह रहा है। लगभग शायद 115 रिजर्व पर उसने कब्जा कर लिया कल। तो बहुत खतरनाक चीज है ये। भारत भारत तो पूरा का पूरा तेल पर ही डिपेंड है ना। इराक ईरान से तेल मंगा रहा है, रसिया से तेल मंगा रहा है। तो हम तो वैसे ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं वैसे ही, तो हम बोले ही क्यों? ठीक है, हमें तो भाई हमें तो लेना है, तो हमें वो दे या वो दे, हमें तो लेना ही है, क्या दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई साहब, वर्कर्स इन द सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। भाई साहब नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? ऐसी नौकरियां तो ऐसी हो गई ना कि अगर कल को आपकी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो बोला कल से मत आना, हो सकता है ना। तो दो तरीके के सेक्टर होते रोजगार के आधार पर, या तो ऑर्गेनाइज्ड होंगे या अनऑर्गेनाइज्ड होंगे। या तो ऑर्गेनाइज्ड होंगे या कैसे होंगे? अनऑर्गेनाइज्ड होंगे। या तो ऑर्गेनाइज्ड होंगे या कैसे होंगे? अनऑर्गेनाइज्ड। या तो ऑर्गेनाइज्ड को क्या बोलोगे? औपचारिक नहीं, फॉर्मल। संगठित, या तो संगठित होंगे असंगठित होंगे। देखो समझना, ऑर्गेनाइज मतलब सभी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को पालन करने वाली कंपनी क्या कहलाती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। सरकार के नियमों का सभी रूल्स रेगुलेशन का पालन करती है वो ऑर्गेनाइज, जो रूल्स और रेगुलेशन का पालन नहीं करती वो अनऑर्गेनाइज। देखो यहां पर दो नाम ले, अगर हमारी बुक में दिया हुआ है, एक है कमल और एक है कांता। कांता तो कहाँ काम करती है? ऑर्गेनाइज में, संगठित में। कमल कहाँ काम करता है? कमल एक ग्रोसरी शॉप पर काम करता है ना, जो मतलब जो अब कुछ मिलते हैं टॉफी ओफी, तो उस शॉप पर काम करता है। देखो सुबह जाता है और रात को आता है, उसको बीमार भी हो जाए तब भी छुट्टी नहीं मिलती है, कोई पेड लीव नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई नोटिस पीरियड नहीं, बोला कल से मत आना। तो यहाँ पर एंजॉय करेगा कि जॉब की सिक्योरिटी को कभी भी हटाया जा सकता है उसको, यहाँ सुरक्षा है। कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है, सुबह 9:30 बजे जाती है, शाम को 5 बजे आ जाती है। संडे भी ऑफ रहता है, पेंशन मिलती है, पीएफ कटता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। मतलब उसको बोला जाता है कि आप आओ, अगर आप बीमार हो तो उस दिन की सीएल ले सकते हो, कैजुअल लीव ले सकते हो। ये सारी चीजें किस में होती है? मतलब इसमें जॉब सिक्योरिटी को एंजॉय करेंगे क्या ऑर्गेनाइज संगठित में? इसमें पीएफ कटेगा क्या? इसमें पेड लीव होगी क्या? इसमें पेंशन कटेगी क्या? पेंशन मिलेगी क्या? इसमें नोटिस पीरियड मिलेगा क्या? आपको कैसे कहां पर काम करवाया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा क्या? सब मिलेगा ना, इसमें कुछ नहीं मिलता। तो यही डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। कर सकते हो, है ना भाई। जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट के कानून के तहत चलती है, तो ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में कोई शोषण भी कर लेता है ना, इसमें हो जाएगा शोषण आपका। इसमें अगर शोषण कर लेता है ना सरकार में, आप कंप्लेंट कर देते हो। बट लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज भी अनऑर्गेनाइज की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर ये सारा काम करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स बचाने के चक्कर में ये किसकी तरह काम कर लेते हैं। तो यही तो, तभी तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार को दिखाएंगे 100 एम्प्लॉय है, 100 में से 10 एम्प्लॉय को सरकार को दिखाएंगे, 90 का शोषण करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे। अभी बहुत कंपनी में यही तो होता है कि ऑर्गेनाइज तो है, सरकार के लिए तो बोल रखा है कि आप 50-60 एम्प्लॉय जो है वो हमारे रियल है, बट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा रखी है उनकी कंपनी के अंदर बहुत सारे, तो उनको निकाल भी देगा तो उन्होंने थोड़ी दे रखा है, कभी भी निकाल दे उनको, तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ है उसमें। तो ये ऑर्गेनाइज किसकी तरह काम कर रहे हैं, तो हमें इनको बचाना है, इनको बचाना, ये बहुत बड़ी समस्या है।
क्यों? क्योंकि रेडी पटरी वालों के साथ में दिक्कत है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए रोजगार क्रिएट करना है, इसके लिए कानून बनाना है, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार क्रिएट करना है। तो ऐसे स्ट्रिक्ट कानून हो जो इनको भी प्रोटेक्ट कर सके, वैसे कानून बनाने चाहिए और गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए इन पर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। भाई साहब, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थोड़ी सी तो अलग है यार। भाई मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कुछ तो अलग है। या तुम, मैं तो अभी बड़ा नहीं हूं, तो डक्टाइल एकेडमी एक मल्टीनेशनल कंपनी है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ना अभी हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी है, ना हम बाहर 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार कर रहे हैं, ना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जब सारी चीजें नहीं है तो हम कहाँ पर है अभी? मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो क्या होती है? पहली बात, बहुराष्ट्रीय कंपनी पता है क्या होती है? जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। क्या होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब उच्च तकनीकी, सब कुछ एडवांस लेवल का, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। इसके पास होता है लार्ज इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा होता है ना, लार्ज इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा होता है, और ये चाहे ना तो किसी को भी खरीद सकता है। तो ये जो पैसा लगाता है ना, और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो 2 और मोर कंट्रीज में व्यापार करती है, 2 और मोर कंट्रीज में व्यापार करती है, 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करने का काम करती है मल्टीनेशनल कंपनी। और मल्टीनेशनल कंपनी जो है बहुत सारी भारत की मल्टीनेशनल कंपनियों की नाम बताऊं मैं? क्या है? एशियन पेंट, क्या नाम है? रेनबैक्सी, रेनबैक्सी जो है क्या बनाती है? छाते। क्या बनाती है? रेनबैक्सी। सुंदरम फास्टेनर, सुंदरम फास्टेनर है ना, जो नट बोल्ट बनाती है। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, टिस्को, मोटोरोला है ना, मोटोरोला, मोटोरोला, ये सब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है भारत की, है ना, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो। अब पता है मल्टीनेशनल कंपनी 2 तरीके से काम करती किसी के साथ में, या तो उसको खरीद लेगी या उसके साथ क्या कर लेगी? पार्टनरशिप। देयर आर 2 वे टू वर्क मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी 2 तरीके से काम करती है, या तो वो उसको क्या करेगी? 2 रूट है इसके। पहला, या तो उसको बाय करेगी, क्या करेगी? बाय करेगी, खरीद लेगी, क्या कर लेगी? तो भाई साहब, इस खरीदने का एग्जाम्पल बता सकता है क्या? एक अमेरिका की कंपनी थी, उसका नाम क्या था? कारगिल फूड। क्या नाम था? कारगिल जो फूड कंपनी है, उसने खरीद लिया था पारक फूड को। भारत की कंपनी थी पारक फूड, उस पारक फूड को खरीद लिया था इसने। भारत की कंपनी थी पारक फूड, उसको खरीद लिया था, क्योंकि भारत के अंदर इसके 4 प्लांट थे। पारक फूड जो है वो तो तेल बनाती है, सब्जी वाला तेल, उस तेल को वाली कंपनी को कारगिल फूड अमेरिका की कंपनी ने खरीद लिया था। एक तो ये। दूसरा तरीका, वो क्या कर लेगी? उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगी, साझेदारी कर लेगी। क्या कर लेगी? पार्टनरशिप कर लेगी। और पार्टनरशिप जो है, साझेदार कैसे बन सकती है? वो कुछ पैसा लगा देगी उसमें। जैसे अमेरिका की फोर्ड कंपनी, कौन सी कंपनी? फोर्ड कंपनी, और हेनरी फोर्ड 3 मिनट में एक कार बना देता, वही हेनरी फोर्ड है ये। तो ये अमेरिका की कंपनी है, इसने 1700 करोड़ रुपए लगाए थे भारत की महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। किस पर लगाए थे? भारत की महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, जो चेन्नई में एक प्लांट खोला था। कहां पर खोला था? चेन्नई में। तो 2 रास्ते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो पैसा लगाती है उसको कहते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्या? विदेशी निवेश कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनी जो पैसा लगाती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को आ रहे हैं क्या रे समझ में?
हाँ सही है भाई। कुछ शब्द तो यार सारे तो अंग्रेजी में, तो मैं तो अंग्रेजी तो इतना नहीं जान रहा हूँ, बट सारे तो हिंदी में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी हो जाएगा। चलिए भैया, हाँ भाई साहब, ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि विच वाज द फर्स्ट हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर। भारत का पहला न्यूज़पेपर पूछ रहा है। भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट। कौन सा गजट? बंगाल गजट। और ये बंगाली भाषा का है, बंगाली भाषा का नहीं है ये इंग्लिश में, ये इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश में इसको एडिट किया था। इसको एडिट करने वाला था जेम्स अगस्ट हिक्की। क्या नाम है? जेम्स अगस्टक हिक्की, अगस्ट हिक्की। और हिक्की ने इसको अंग्रेजी में एडिट किया था। और ये पता है कब एडिट किया था? 1780 का न्यूज़पेपर है। ये 7 दिन में आता था, सप्ताह के अंदर। मतलब ये एक वीकली न्यूज़पेपर है। कैसा न्यूज़पेपर है? और इसमें पता है जो कंपनी के अंदर जो गॉसिप चलती थी ना, जो अपने जो ऑफिसर्स होते थे, उन ऑफिसर्स की जो है वो गॉसिप जो है वो इसमें पब्लिश होती थी। बट लाया कौन था इसको? गंगाधर भट्टाचार्य। कौन लाया था? गंगाधर भट्टाचार्य। आ जाएगा क्या क्वेश्चन? भट्टाचार्य। अपना एम ये नहीं है कि एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। भारत का पहला न्यूज़पेपर है बंगाल गजट। बंगाल गजट अंग्रेजी में कौन लाया? जेम्स अगस्ट हिक्की। इसका संपादन किया इसने 1780 के अंदर। वीकली 7 दिन में आता था और गॉसिप, कंपनी की गॉसिप होती थी इसमें। और गंगाधर भट्टाचार्य जो है वो हिंदी में लाया था इसको। हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड के फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई साहब पापा के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? मार्टिन लूथर किंग के बारे में पूछ रहा है। और मार्टिन लूथर किंग तो किंग ही है भैया। लड़ना है तो मेरी ताकत से, मेरी कलम से लड़ो। रात है ना, लड़ना है तो मेरी कलम से लड़ो। रात को ही जाकर कौन से चर्च के गेट पर वो किताब टांग के आ गया था? विटेनबर्ग। और किसको विटेनबर्ग का चर्च है ना, विटेनबर्ग। कौन से उसको गालियां देता था ये? रोमन कैथोलिक चर्च को। और इसने कितनी गालियां दी? 95। कितनी गालियां दी? 1517 में। कितना? देखो ये है मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम है? मार्टिन लूथर किंग। और लूथर किंग जो है वो कहता है, ये पहली बात तो जर्मनी का है। कहाँ का है? ये क्रिटिसाइज करता है, गालियां देता है। किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? रोमन कैथोलिक चर्च को। रोमन कैथोलिक चर्च को। और पता है ये कौन सा रिफॉर्मर है? भाई कैथोलिक है तो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है। गालियां कैथोलिक को देगा तो ये एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है। कैसा रिफॉर्मर है ये? प्रोटेस्टेंट। और नहीं, 1517 के अंदर कितनी थीसेज लिखी? 95 थीसेज लिखी। कितनी थीसेज लिखी इसने? 95 थीसेज लिखी, 95 थीसेज लिखी। और ये कहता है कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, एंड ग्रेटेस्ट वन। कि जो मुद्रण है भगवान की महानतम देन है, बहुत बड़ी देन है और महानतम भी है। तो ये कौन से चर्च के गेट पर टांग के आ गया किताब? विटेनबर्ग। किसके चर्च पे? इसके जस्ट अपोजिट बोलता था ये वाला लोग व्यक्ति, जिसको कहते थे इरास्मस। क्या कहते थे? इरास्मस। इरास्मस की किताब का नाम पूछना है, एडागेस। क्या नाम है? एडागेस। और ये 1508 के अंदर किताब लिखी है। ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन चाहिए तो सेटाइटी चाहिए आपको। बियॉन्ड द सेटिस्फेक्शन की बातें कौन करता है? इरास्मस, है ना। और इरास्मस एक कैथोलिक रिफॉर्मर है। भाई ये प्रोटेस्टेंट है तो ये कैथोलिक है, कैथोलिक रिफॉर्मर। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। पापा के बारे में ध्यान रख लोगे। मार्टिन लूथर किंग जर्मनी का है, रोमन कैथोलिक चर्च
को गालियां दे रहा है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है, 1517 के अंदर 95 थीसिस लिखी, कहा कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। विटेनबर्ग के चर्च पर इसने गेट के चर्च पर किताब टांग दी। हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस के पापा पूछ रहा है, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस के पापा पूछ रहा है, क्या नाम है? मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। भाई साहब प्रिंट, आप ये सोचो, क्या आप आज पढ़ पा रहे हो तो क्या बिना प्रिंट पढ़ पाते क्या? आप हर चीज को हाथ से लिखते क्या? और कोई भी चीज हाथ से काम करना कितना मुश्किल है, थक जाते हो आप। हाँ, मेहनत लगती है भाई साहब। हाथ से लिखना, सुंदर सुंदर लिखना, भाई हाथ से लिखना, सुलेखन लिखना, कैलीग्राफी में लिखना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। अब अगर ये चीजें बहुत मुश्किल है तो भाई साहब इसको आप, ये सुनार को क्या कहो, बहुत महान मानो आप। उस सुनार का नाम क्या है? गुटेनबर्ग। क्या कहोगे आप? गुटेनबर्ग। ये मास्टर गोल्ड स्मिथ है। गुटेनबर्ग कौन है? ये मास्टर गोल्ड स्मिथ एक सुनार है। ये भी भाई साहब जी ये क्या, ये भी जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का है। कहाँ का है ये? इसको फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। आधुनिक जो प्रिंट है उस प्रिंटिंग प्रेस का फादर माना जाता है। और 1430 में इसने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पता क्या है कि ये जो है एक हैंडल होता है इसमें, इस हैंडल के यहाँ पर लगी होती है स्प्रिंग, स्पिंडल जिसको कहते हो। यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है जिस पर शब्द लिखे होते हैं। यहाँ पर एक बेड लगा होता है, ये ऐसे बेड लगा होता है। अब इसको हैंडल जो है, उस हैंडल से इसको घुमाया जाता है। ये प्लेटन जो होता है वो नीचे जाता है, यहाँ पर कागज बेड होता है, पेपर का वुड का बेड होता है, इसके ऊपर शब्द लिख दिए जाते हैं। अच्छा घुमाओ घुमाओ, इसके नीचे प्लेटन के शब्द लिखे जाते हैं। तो वो किस पे छप जाते थे? इस वाले पेपर पे। तो ये वाला जो है, पहली किताब पता है इसने कौन सी बता रहे? पहली कौन सी किताब इसने प्रिंट की थी? बाइबल। इसकी स्पीड धीरे धीरे थी, इसकी स्पीड धीरे धीरे थी। 250 सीट पर आवर। कितनी सीट पर आवर? 250 सीट पर आवर। और ये जो बाइबल की जो किताब है उसने लिखी है 1448 में। 1448 में बाइबल की जो किताब है वो इसने लिखी है। अच्छा व्यक्ति है। इसका जीवन ही ओलिव और जो वाइन, जो गन्ने की जो मतलब दो रोलर होते हैं उसके बीच गन्ना डालता था, उस गन्ने के हिसाब से इसने प्रिंटिंग प्रेस बना दी। तो गुटेनबर्ग, ये पहली बाइबल की बुक जो इसने प्रिंट की थी 1448 में की थी। अब ये तो बात है फर्स्ट मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। तो भाई साहब एक सिलेंडर भी चल सकता है क्या? तो पहली सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया? ये है रिचर्ड एम हुई। कौन सा है? बेलन वाली। भाई बेलन से ही तो चलते हैं, 2 बेलन है ये। इन बेलनों के बीच में आप अखबार रख दो, कुछ भी पेपर रख दो, चल जाएगा। तो सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस के पिताजी पूछा जाता है। सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस, बेलन वाली प्रिंटिंग प्रेस ये लेकर आया गुटेनबर्ग नहीं, ये रिचर्ड एम हुई। क्या नाम है? रिचर्ड एम हुई। रिचर्ड एम हुई। बच्चों के लिए अलग किताब है। पहले पता है यूरोप में ना वल्गैरिटी बहुत टॉप पे थी, अश्लील चीजें देखते थे। डायमंड सूत्रा, जापान देखो, उभरे वे उकियो कीटागावा उटो मारो, कीटागावा उटो मारो। तो भाई साहब ये वल्गर चीजें चलती थी। तो प्रिंटिंग भी आ गई यहाँ पर। क्या आ गई? प्रिंटिंग भी आ गई। और प्रिंटिंग आ गई तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्रेस आई। क्या आई? चिल्ड्रन प्रेस आई, बच्चों की प्रेस आ गई। और बच्चों की प्रेस आई है 1857 की क्रांति जब भारत में हुई है। और ये आई है फ्रांस में। कहां पर आई है? फ्रांस आ जाएगा। ये पहली मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, पहली सिलेंड्रिकल प्रेस रिचर्ड एम हुई बेलन वाली, और बच्चों के लिए कौन सी?
है ना, 1857 के अंदर फ्रांस के अंदर आई है। तो आ जाएगा मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग। नेक्स्ट भाई साहब डिफरेंस बताना है इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंस बताना है। नहीं 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 याद है, नहीं करना। लगभग 14 सेंचुरी 15 सेंचुरी लिखा हुआ है ना। हाँ भाई, बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप के उद्योग होते हैं, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग उद्योग होते हैं। कल हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, याद है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बात कर रहे थे। रॉ मटेरियल कच्चे माल के आधार पर खेतों से अगर चीजें आ रही है तो उसको कृषि आधारित एग्रो बेस्ड कहते हैं क्या? सही है भाई, खेतों से अगर आ रहा है तो उसको कृषि आधारित एग्रो बेस्ड, अगर माइन से आ रहा है तो उसको मिनरल बेस्ड कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? और एग्रो बेस्ड कृषि आधारित में कॉटन जूट और आ जाएगा क्या? कॉटन और जूट आ जाएगा, है ना। जबकि मिनरल में एल्यूमिनियम कॉपर आयरन सब आ जाएगा क्या? ये तो था कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित और खनिज आधारित। दूसरी बात, अगर हम की रोल के आधार पर किसका काम है, अगर प्रोड्यूसर का काम है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा है तो इसको बेसिक या आधारभूत कहते हैं क्या? बेसिक या आधारभूत। कि डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते कि पहले लोहा कटेगा फिर दूसरी इंडस्ट्री में बटेगा, फिर वो वहां से दूसरी इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ऐसे भागता जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। भाई आप लोहा निकाला जमीन से, उससे अलग किया आपने, उससे रोड बना ली, रोड से मशीनें बनाने वाला उसको काम लेगा या और कुछ बनाने वाला यूज लेगा, तो उनको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्टली यूज नहीं की जाती कंज्यूमर उपभोक्ता के द्वारा, उसको एक स्टेप से दूसरी स्टेप में या एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं आधारभूत या बेसिक। तो क्या लोहे आयरन स्टील आ जाएगा क्या इसमें? क्या इसमें एल्यूमिनियम आ जाएगा क्या? क्या इसमें कॉपर आ जाएगा क्या? ये सभी बेसिक इंडस्ट्री। बट कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जिसमें उपभोक्ता कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करता है, उसको इंडस्ट्री कौन सी कहते हैं हम? उपभोक्ता इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री। यूज्ड बाय, डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर, डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर। जैसे सेविंग मशीन बनाई, डायरेक्ट हम सिलाई मशीन खरीदते हैं क्या? डायरेक्ट टूथपेस्ट खरीदते हैं क्या? डायरेक्ट हम क्या खरीदते हैं? टूथपेस्ट खरीदते हैं क्या? डायरेक्ट हम कह सकते हैं, डायरेक्ट हम टूथपेस्ट खरीदने के बाद पंखे डायरेक्ट खरीदते हैं क्या? ये सब इंडस्ट्री किस में आएगी? कंज्यूमर में, उपभोक्ता में। कैसे आएगी? कि हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं, कोई किसी का इंतजार नहीं करते। बिस्किट बनाए, बिस्किट खा लिए डायरेक्ट, है ना। कोई परिवर्तन करते हो क्या? हाँ, दूध में डालकर खाता है तो फिर तो बट खा तो रहा है ना, डायरेक्ट ही खा रहा है, तो जैसे भी खा सकता है, मुंह के अंदर ही गीला कर ले चूस के, कर सकता है ना। तो हाँ, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई साहब, पेट, ये जंगली जानवर क्यों मर रहे हैं यार? क्वेश्चन है फिफ्थ, जंगली जानवर क्यों मर रहे हैं? इंसान बढ़ गया, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे मेन दिक्कत यही है, आपने पेड़ों को काट दिया है। क्या कर दिया है? पेड़ों को काट दिया, डिफोरेस्टेशन हो गया है। एक रीजन डिफोरेस्टेशन, लोग गांवों से शहरों में आ गए, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहर है ना, इंडस्ट्री उद्योग बढ़ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन आ गया, लैंड डिग्रेडेशन, जमीन खराब हो गई, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन हो गया। तो उस वजह से जो जानवर है वो खत्म हो रहे हैं। दो ही लिखने थे, तो अर्बनाइजेशन लिख सकते हो, शहरीकरण लिख सकते हो, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया तो जंगली जानवर खत्म हो रहे हैं। तो वन्य जीव के दो कारण लिख दोगे। ये तो आसान है क्वेश्चन, क्योंकि वन्य जीव को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कानून आया था? वन्य जीव संरक्षण कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत एक प्रोजेक्ट टाइगर, इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
भाई साहब ये वापस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे आ रहा है क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। भाई साहब ये कौन नाया? कौन नाया? नाया की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी। गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कौन बनाता है? नाया बनाता है। एनएचएआई बनाता है। कौन बनाता है? एनएचएआई। एनएचएआई क्या है ये? हाँ देखना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। और इतना टाइम हो गया क्या? तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की बात कर रहे थे, है ना? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो होता है, एनएचएआई है, वो बनाने का काम करता है। ये जितने भी, पहली बात तो इसके 6 लेन है। कितने लेन है? और 6 लेन है। तो ये क्या करता है? जितने भी बड़े बड़े शहर है ना उनको जोड़ता है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। और इसने 2 कॉरिडोर बना रखे। कितने कॉरिडोर बना रखे? 2। एक है नॉर्थ से साउथ, एक है वेस्ट से ईस्ट। एक है नॉर्थ से साउथ, एक है वेस्ट से ईस्ट। जो नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है ना, ये नॉर्थ में तो स्टार्ट होता है ये श्रीनगर से। कहां से स्टार्ट होता है? और ये कन्या तक जाता है। कहां तक जाता है? कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, वहां तक जाता है। जबकि इधर की तरफ वेस्ट में पोरबंदर गुजरात से, पीजी से सिलचर आसाम से, पीजी से सात तक जाता है ना? पीजी सिलचर आसाम तक जाता है। यह है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये कह रहा है विच प्लेस लिंक्ड। पता है लिंक्ड मतलब क्या होता है? जोड़ना। कौन कौन सी जगह को जोड़ता है? तो ये आंसर नहीं आएगा इसका। ये तो कॉरिडोर है भाई साहब। ये तो क्या है? कॉरिडोर। मैंने अभी बोला ना, ये क्या करता है? बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? और 4 बड़े बड़े मेगा सिटीज सेंटर है, मेगा सिटीज है, बड़े शहर है। इधर की तरफ आएगी दिल्ली, इधर की तरफ आएगा मुंबई, इधर की तरफ आएगा चेन्नई, इधर की तरफ आएगा कोलकाता। इन चारों को जोड़ने का काम करता है कौन? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये है इसका आंसर कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन सबको जोड़ने का काम करता है कौन सा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे करंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है बेल्जियम में। किस में पूछ रहा है भाई साहब? बेल्जियम। तो बेल्जियम बहुत इंपोर्टेंट है ना, अच्छा भी है, छोटा सा है। बेल्जियम छोटा सा है यूरोप में। बेल्जियम छोटा सा देश है यूरोप में। 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, 4 चौके लगाए, मतलब 4 संशोधन किए। 4 बेल्जियम। बेल्जियम की बीवी है क्या? बेल्जियम की बीवी है। बेल्जियम की राजधानी कैपिटल ब्रुसेल है। और ये छोटा सा 1 करोड़ है क्या? और 1 करोड़ छोटा सा देश कहां पर है? ये यूरोप में। कहां पर है ये? यूरोप में। और यूरोप में है ना, तो भाई साहब इसने एक और काम कर दिया। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, जिसको बोला बीसी बना दिया। इसे क्या बना दिया? बीसी भी बना दिया। और इसने और पता है क्या किया? सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ का एथनिक कंपोजिशन भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जातीय समूह यहाँ का जटिल है। बेल्जियम 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। बेल्जियम 4 एरियाज में बटा हुआ है। बेल्जियम ने 4 संशोधन किए। कितने संशोधन किए? तो बात करें अगर बेल्जियम ने क्या संशोधन किए। पहली बार बेल्जियम 4 देशों के साथ बाउंड्री कर रहा है। तो नॉर्थ में नीदरलैंड। नॉर्थ में कौन? नीदरलैंड। साउथ की तरफ अगर बात करें तो लक्जेमबर्ग। नीचे ही होता है लक्जेमबर्ग। एल नीचे होता है बेटा, नीचे की तरफ लक्जेमबर्ग। और इधर की तरफ जर्मनी। इधर की तरफ जर्मनी और इधर की तरफ फ्रांस। 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है क्या? और 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करने के बाद यहाँ एक चीज पता चलती है कि 4 एरिया में बटा हुआ है।
ये रीजन है इसका फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन है? फ्लेमिश रीजन में सबसे ज्यादा लोग है डच लोग। कौन से लोग हैं? डच लोग। और कितने परसेंट? 59। पूरे देश में सबसे ज्यादा भी यही है। नीचे वाला जो रीजन है वो है वेलोनिया रीजन। कौन सा रीजन है? वेलोनिया रीजन। और वेलोनिया रीजन जो है उसमें रहते हैं फ्रेंच लोग, और फ्रेंच लोग रहते हैं लगभग 40%। 1% जो बचता है वो बचता है मेरे पास जर्मन रीजन। और कैपिटल रीजन तो अलग से है ही। कैपिटल वाली रीजन कौन सा है? ब्रुसेल वाला। बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? ब्रुसेल। और ब्रुसेल में तो 80% फ्रेंच और डच है 20%। पूरे देश में सबसे ज्यादा अमीर फ्रेंच और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डच। तो एथनिक कंपोजिशन यहाँ का कॉम्प्लिकेटेड है क्या? तो बेल्जियम में प्रेजेंट टाइम पर कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम, संघवाद है ये। बेल्जियम ने 4 संशोधन किए अपने संविधान में 1970 से लेकर 1993 तक, और बेल्जियम 1993 में फेडरल बना। क्या बना? फेडरल बना। और फेडरल बना, संघ बना। तो बेल्जियम ने संशोधन किए अपने संविधान में कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसमें बराबर के मिनिस्टर्स होंगे, जिसमें बराबर के मिनिस्टर होंगे। एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जिसमें कोई किसी के अधीन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगी। कोई एक लोकल गवर्नमेंट होगी जिसका नाम बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट, समुदाय सरकार कहा जाएगा। ये मैटर नहीं करेगा आप कहाँ रहते हो, आप जो भाषा बोलोगे वैसे अधिकार मिल जाएंगे। और ब्रुसेल में, बेल्जियम ब्रुसेल में क्या बनाई गई? सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। क्या बनाई गई? सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। तो ये संशोधन, तो ये है तरीका एडजस्ट करने का। क्या है ये? एडजस्ट करने का तरीका। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये बोल रहा है SC/ST के लोगों की पॉपुलेशन, SC/ST के लोगों की पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। देखो हमारे संविधान में हमने दो ग्रुप को, हमारे संविधान में हमने दो ग्रुप को बचा रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है कि यार वो पढ़े लिखे नहीं थे उतने, थोड़ा सा समस्या थी, या तो जंगल में वो करते थे, तो थोड़ा सा समस्या थी उनके साथ, तो हमने प्रोटेक्ट कर रखा है। हमारे संविधान में उनके लिए कुछ अधिकार दे रखे हैं। तो दो तरीके की जो है वो होती थी हमारे पास कम्युनिटी। तो एक होती थी हमारे पास, शेड्यूल कर दिया हमने, क्या कर दिया भाई, जंगल में रहने का काम करते थे। और एक होते थे शेड्यूल कास्ट, एक होते थे शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जो जाति है, ये अनुसूचित जाति है, और ये है जनजाति, जनजाति। ठीक है। ये है ट्राइब्स, आदिवासी। देखो ट्राइबल्स की जो बात करें तो ये तो है हमारे पास में जंगल में रहने वाले लोग। कौन है ये इनको कहा जाता था आदिवासी। कैसे? ये आदिवासी, ये सोशली बाइकआउट रहते थे, मतलब ये घर की रहना ही पसंद नहीं करते थे, जंगल में रहते थे। कोई आ जाता था तो उनके अटैक और करते थे, है ना। ये कोई आ जाता था तो ये घर बनाकर रहना पसंद ही नहीं था इनको। जब घर बनाकर रहना पसंद ही नहीं था तो इनको हम आदिवासी मानते थे। जब अंग्रेज कानून लेकर आए तो इनको भगाया जा रहा था। गोरिल्ला सुना है? गोरिल्ला नहीं सुना? गोरिल्ला मूवमेंट हुआ है गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में। कहां पर? गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में। वहां पर एक नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है? अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लूरी सीताराम राजू क्या कहता है कि मुझे गोली भी लग जाएगी ना तब भी मैं मरूंगा नहीं, मैं भगवान का भेजा गया एक दूत हूं, मैं भगवान का भेजा गया एक दूत हूं, आई एम द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। तो इसकी बात, महात्मा गांधी जी की बात सुनकर ये जंगल से भागने लगा। बोल रहा है कि नॉन वायलेंस से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें तो वायलेंस करूंगा। बाद में इसको लपेटे मारे अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि इसने वायलेंस फैला दिया था। बट इस ये कहता है कि मैं भगवान का भेजा गया हूं
और इसके नाम से लोगों ने दारू छोड़ दिया, वाइन सब कुछ फ्री। मतलब याद करो वहां पर एक चलती थी देसी महुआ, महुआ, महुआ चलती थी पागल। और महुआ को हम कहते थे बेसिया लेटिफोलिया। क्या कहते थे? बेसिया लेटिफोलिया, है ना। इसको पीते ही लेट जाओगे आप। तो ये चलता था। तो ये जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनको हमने प्रोटेक्ट कर रखा, और ये है 8.6%। कितने परसेंट है? फिर है एससी वाले जो लोग हैं, पुराने टाइम पर इनके साथ भेदभाव होता था और इनको मंदिर में जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। इनके साथ में अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला जो काम होता था वो इन्हीं के साथ होता था। महात्मा गांधी जी ने इनको कहा है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्या कहा है? कि भगवान के बच्चे हैं ये, तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। और ये क्लीनिंग का काम करते थे, और इनके लिए भीमराव अंबेडकर ने बहुत मेहनत करी है। भीमराव अंबेडकर ने बहुत मेहनत करी है, और महात्मा गांधी जी ने बहुत मेहनत करी है, और साहू महाराज है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, पेरियार रमास्वामी निक्कर, पेरियार रमास्वामी निक्कर, इन्होंने क्या करा है? एससी के लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम किया है। और एससी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 16.6%। कितनी है? 16.6%, जिसको हम कहते हैं कि हमने इनको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो दो तरीके से शेड्यूल का ट्राइब पूछा था, क्या 8.6%, शेड्यूल कास्ट पूछता तो 16.6। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है इनकम की इनइक्वेलिटी सबसे कम कहाँ है? सबसे ज्यादा ब्राजील में, सबसे कम हंगरी में। कहां पर? हंगरी में। हंगरी बुदापेस्ट नाम सुना है? हंगरी बुदापेस्ट। अरे ओ हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ड्यूक बाइक वाला। ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि में ड्यूक मेटरनिक। हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना में ड्यूक मेटरनिक ने सेटलमेंट करवाया था नेपोलियन बोनापार्ट और वो बर्बन किंग के बीच में, है ना। हाँ, बर्बन किंग और जो है उनके बीच इन्होंने सेटलमेंट करवाया था। और ये जो सेटलमेंट था, ये हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर नहीं जानते? अरे वो ये फ्रांस है, इधर देख, इधर देख, ये फ्रांस है। और ये यहाँ पर आता है, जर्मनी 39 स्टेट में टुकड़ों में था। यहाँ पर आता है ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, हंगेरियन एम्पायर। ये हंगरी की कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। और ये बुदापेस्ट जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इनकम का जो इनइक्वेलिटी ना सबसे कम है। या तो सारे गरीब है, सारे अमीर है। ऐसा नहीं कि अमीर गरीबी, अमीरी गरीबी का जो अंतर है वो ब्राजील में सबसे ज्यादा है। सबसे कम कहाँ पर है? हंगरी में। तो आंसर आ जाएगा इसका। और पता है डिक्टेटरशिप ही होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में ही इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा किस में? डिक्टेटरशिप में। राजतंत्र में ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर कल बोल दिया जाए कि रोड बनानी है तो तथास्तु यहाँ रोड बन जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसा है क्या? डेमोक्रेसी में हर चीज का पैसा है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो पहले पूछना पड़ेगा अपने अधिकारियों से कि मैं ये काम कानून बना लूं क्या। समय लगेगा, समय इक्वल टू कॉस्ट। तो लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, संसद को फेस करना पड़ता है। जबकि राजा की तो कोई संसद होती नहीं, उसने तो फोन करके बोला कि इसको उठा ले तो उठा लेगा, कुछ भी कर सकता है वो, तभी तो राजा है वो। तो नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, मोदी आया है ना। विमुद्रीकरण क्या है? कि 2000 के नोट बंद करके 1000 का नोट लाना, 500 के नोट बंद करके 2000 का नोट लाना। कि इस कालेबाजारी को मिटाने का एक तरीका होता है कि ब्लैक जो लोगों ने पैसा इकट्ठा कर रखा है वो पैसा आकर सरकार के पास जमा करवाए। क्योंकि एकमात्र रास्ता है, अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप कहाँ जाओगे? सरकार के पास ही जाओगे चेंज कराने। तो उनको पता चल जाएगा कि इनके पास इतना पैसा है। तो लिमिट थी ना, बाद में इसके खाते में पैसे डलवा रहे हैं, बोला 500 रुपए का नोट 100 रुपए में ले लो। बीच में चला था ना वो, समुद्र के अंदर बहुत सारे नोट मिले थे,
जिन बहुत सारी औरतों के पास में पैसा था, पैसे दुबा दुबा के रखे हुए थे, उन्होंने अब लास्ट में हस्बैंड को बताना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि वो तो नोट बंद हो गए। अब उनको चेंज कौन करवा के लाएगा? तो इस तरीके की चीजों को आप कहते हो डिमोनेटाइजेशन। क्या कहते हो? पुराने पैसे को बंद करना और नए पैसे चालू करना क्या कहलाता है? डिमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन जिसको कहते हो उदारीकरण। क्या कहते हो? लिबरलाइजेशन। लेबर एक लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। लेबर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है फ्री। लेबर का मतलब क्या होता है? फ्री। किसी भी चीज से आजादी पाना, कोई भी रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना और उनसे आजादी पाना क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड कहलाता है। रेस्ट्रिक्शन और जो ट्रेड बैरियर है उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? सबको आजादी चाहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार चाहिए, सफरेज मूवमेंट करेगी। कोई भी अगर कोई व्यापारी है तो उनको फ्री ट्रेड चाहिए, तो WTO लिबरलाइज करने का काम करेगा ट्रेड को। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो भारत ने भी एलपीजी रिफॉर्म जो है उसको अडॉप्ट किया। क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी इसने 1991 में अडॉप्ट की, है ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी, जी का मतलब रैपिड ग्लोबलाइजेशन, रैपिड कनेक्शन ऑफ लोकल मार्केट विद द इंटरनेशनल मार्केट। तो लिबरलाइजेशन है ये, उदारीकरण है। नेक्स्ट, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो चीजों को यूज करता है। अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स। जो भी चीजों को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। तो ये आज की क्लास यहाँ तक ही सीमित रहेगी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया है। कल हम और भी जो है आगे वाले जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द डक्टाइल एकेडमी। आपका प्यार हमारी तरफ रहे। धन्यवाद।